हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक क्लास 12 फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जैसे जिसमें आपने टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पढ़ा हुआ था। उसी वीडियो में मैंने बताया अगला टॉपिक आपका सेलों का संयोजन रहने वाला। उसी से रिलेटेड आपका भाई आज का टॉपिक सेलों का संयोजन, आंतरिक सेलों का संयोजन आज हम पढ़ने वाले हैं। आंतरिक सेलों का संयोजन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए वीडियो पर आगे आते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। आज के टॉपिक क्या रहने वाला? आज का टॉपिक आपका सेलों का संयोजन। आज का टॉपिक आपका क्या रहने वाला? सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, इसमें क्या होगा? आंतरिक सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, आंतरिक सेलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संयोजन आपका, वैसे तो आपने संयोजन श्रेणी क्रम समांतर क्रम दो सुने हुए, दो पढ़े हुए हैं, धारिता में भी प्रतिरोध में भी, लेकिन यहां पर आप तीन संयोजन पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और आपका एक होता है मिश्रित क्रम, जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये तीनों टॉपिक रहेंगे, तो इनको कृपया करके पूरा देखें। और मेरा खैर इस पे किए हुए देखें, चीजें अगर नहीं समझ में आती तो पूरा देखेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से अगर समझेंगे तो अवश्य समझ में आए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक आपको आते हैं इसमें। देखिए, इसमें क्या होगा कि जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, जहां पर हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ा हुआ या धारिता का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा हुआ। वहां पर आप इन वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। आप जाइए चैनल पे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी, जिसमें आपके फिजिक्स के लगभग अभी तक जितने वीडियोस अवेलेबल हुए हैं, जितने भी वीडियो आपके अपलोड हुए हैं, सारे के सारे वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं, वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं, टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं वो उनकी बहुत अधिक संख्या, गिनती नहीं कितनी संख्या होती, बहुत अधिक संख्या, 1 2 3 4 5 या जितनी भी संख्या हो, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। हम मान लेते हैं इनकी संख्या n है, n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। जितनी भी होगी वो क्वेश्चन में आपको बताया करेगा क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसके लिए n है, क्योंकि अभी पता नहीं हमें कितनी मिलेगी कितनी, तो n लिख लेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके प्रतिरोधों की, आंतरिक प्रतिरोधों की संख्या n है। ठीक है, और ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध आपके स्मॉल r है और इनके प्रतिरोधों की संख्या n है। और इसमें जो बहने वाला विद्युत वाहक बल है, इसमें जो विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध के लिए आपका विद्युत वाहक बल E रहेगा, कैपिटल E, विद्युत वाहक बल। इसे भी पीछे अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो आप पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं विद्युत वाहक बल को। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसमें। उसके बाद क्या करेंगे कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा वो निकालेंगे। कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा सेलों का, ठीक है, वो निकालेंगे आप। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इन सभी को, जो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा वो, और फिर परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो निकलेगा वो, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको आसानी से आप यहां से फार्मूला निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए। चलिए आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को। यहां पर इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, श्रेणी क्रम समांतर क्रम सेलों का। आइए चलिए, हाँ, इससे पहले आप एक काम और करें, यहां पर आप एक प्रतिरोध और लगाएं। ये आंतरिक नहीं, ये बाह्य प्रतिरोध रहेगा, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज आप लिखेंगे, माना n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, और कौन से, स्मॉल r है, तो आंतरिक प्रतिरोध है। तो आप हाँ ये भी लिख सकते हैं, माना कि n आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। ठीक है, क्या लिख लेंगे, माना कि n आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहां लिखेंगे क्या, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, हर सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E दिया गया, तो आप यहां लिख लेंगे क्या, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, वाहक बल क्या है, E दिया गया, लिख लीजिए E है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है।
और आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है, आपका बताया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। तो आप इसे लिख लेंगे स्मॉल आर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे नीचे इसको, ठीक है। स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक। ये होगा। अब क्या निकालेंगे? आपको निकालना है कि परिपथ में प्रयुक्त सेलों में विद्युत वाहक बल, प्रत्येक मतलब कुल सेलों का विद्युत वाहक बल जो निकलेगा वो, तो ठीक है। आप इसे करेंगे क्या, लिखेंगे इसमें क्या, परिपथ में, परिपथ में प्रयुक्त, परिपथ में प्रयुक्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए कुल विद्युत वाहक बल, देखिए इधर देखेंगे जरा, इसमें विद्युत प्रतिरोध कितने हैं, सॉरी विद्युत वाहक बल सभी का कितना दिएगा, ई ई ई, लेकिन प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, एन, तो कुल कितना हो जाएगा, एन ई। अगर आप इसे जोड़ेंगे ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस, टोटल जितने होंगे तो उतना ही गुना तो हो जाएगा ये, तो हमने एन माने हुए तो एन गुना हो गया ये विद्युत वाहक बल आपका, ठीक है। इसी प्रकार से लिखेंगे आप क्या, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए इसको, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं आपके, कितने हैं प्रतिरोध? हमने कहा लगभग एन आपको माने हुए, ठीक है, एन दिए गए, हमने कहा एन है, आर प्लस आर डॉट 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 लिखेंगे, एन टर्म, एन बार लिखे हुए, एन बार लिखे हुए, तो इस वजह से कितना हो जाएगा ये प्रतिरोध? देखेंगे इधर कितना लिख देंगे, एन आर आपका प्रतिरोध हो जाएगा, एन आर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। कुल जितने होंगे वो एन आर आंतरिक प्रतिरोध आपका हो जाएगा, ठीक है। कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या, सभी प्रतिरोधों को प्लस 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 करके जोड़ते रहेंगे, जितने होंगे उतने ही निकल करके आ जाएंगे। या फिर जैसे मान लीजिए 5 हैं प्रतिरोध, 5 हैं, तो हम क्या करते हैं, 5 का गुणा कर देंगे उसमें जितने भी होंगे, ठीक। वही चीज किया गया, एन है तो एन इंटू आर लिख दिया हमने। आंतरिक प्रतिरोध आपके एन है, लेकिन है क्या, प्रतिरोध का मान क्या, आर है, तो एन इंटू आर लिख देंगे इसको, ठीक है। अब लिख लेंगे क्या, परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब आप सोच रहे होंगे ये कुल प्रतिरोध, अगर कुल प्रतिरोध ये लिखने वाले हैं हम, तो इसमें ये निकाला वो क्या है, वो कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। वो सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध है ये, और ये परिपथ का कुल प्रतिरोध है, जिसमें आपका बाह्य प्रतिरोध भी होगा। तो आपका कुल प्रतिरोध यहां होगा एन आर प्लस कैपिटल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर, ये होगा आपका कुल प्रतिरोध परिपथ का, ठीक है। ये हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब क्या करना है आपको, निकालना क्या है इसमें? देखिए निकालना क्या है कि आपको परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालनी है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या हो जाए, कुल विद्युत धारा आई बराबर, कुल विद्युत धारा आई बराबर क्या लिखेंगे, कुल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। फार्मूला हो जाएगा आपका क्या, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहां से I बराबर आपका निकल करके आ जाएगा क्या, कुल प्रतिरोध देखिए कितना है, कुल विद्युत वाहक बल एन ई, तो एन ई अपॉन में कुल प्रतिरोध आपका ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध के लिए, आंतरिक प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है उसके लिए आपका फार्मूला होगा क्या, I इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर प्लस कैपिटल आर, अर्थात कुल विद्युत वाहक बल बटे, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये आपका फार्मूला हो जाए,
ठीक है। इसमें कुछ केस आपके बनते, दो केस बनेंगे जिसमें क्या होगा, एनआर का मान एक बार आर से छोटा होता है और एक बार आर से बड़ा होता है। ठीक है, एक बार आर से छोटा होगा, एक बार आर से बड़ा होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो थोड़ा सा इसका आपको केस लिखा दें इसमें। ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब आइए केस पे थोड़ी सी बात करते हैं, इस पे केस बनते हैं। इस डायग्राम को हटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया। देखिए यहां लिखते हैं केस, यहां डालते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या बनेगा, केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, जब एन आर इज लेस देन, किसका होगा, कैपिटल आर का, लगभग, तो एन आर का मान क्या हो जाएगा, बराबर 0। जब 0 हो जाएगा तो आई बराबर क्या बचेगा सर, एन ई अपॉन में कैपिटल आर। बस इसको लिख लीजिए, एन ई अपॉन में कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब केस नंबर 2 लिखेंगे, केस नंबर 2 लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, सेकंड केस आपका क्या बन जाएगा इसमें? अब एन आर जो आपका मान था, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा किससे, कैपिटल आर से, तो आर बराबर अब की बार क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से निकलेगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन स्मॉल आर, एन ई अपॉन में स्मॉल आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर ई अपॉन आर, कैपिटल आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब आप अगर इसको देखें, इसको भी तो एन इंटू अपॉन में ई एन इंटू ई अपॉन आर लिख सकते हैं। तो ई अपॉन आर जो होता है वो क्या होता है, एक सेल से प्राप्त धारा जो होती है। ठीक है, एक सेल से प्राप्त धारा, वही आपका आई बराबर बी अपॉन आर होता है, तो यहाँ विद्युत वाहक बल है तो ई अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा आपकी हो जाएगी, तो एन इंटू हो जाएगी। तो देखिए ये वाला सेल जो है आपका वो लाभदायक सेल है। लाभदायक का मतलब क्या, इसमें धारा अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, ये धारा कम प्राप्त होती है, तो ये कैसा है, लाभदायक है ये वाला क्रम, जब इसका स्मॉल आर का मान 0 हो जाए, एन आर का मान। और ये कैसा है, हानिकारक है। हानिकारक का मतलब क्या, इसमें ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो ये धारा की हानि होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब आइए इसके सेकंड नंबर पे बात करते हैं। आइए इसी प्रकार से बात करते हैं समांतर। इसका अगला क्रम है समांतर। देखिए लैंग्वेज आपको बिल्कुल वैसे ही लिखनी, आपका ऐसे डायग्राम देखेंगे, ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे, एन आपके सेल होंगे और ये आपका बाह्य प्रतिरोध लगा होगा आपका ये। ठीक है, ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे। परिभाषा आपको बिल्कुल वैसे ही लिखनी है, क्या, माना एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिसके प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई होगा और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होगा, और तो सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल निकलेगा वो ई होगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो ई निकलता है। कैसे निकलता है, देखिए समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसलिए विद्युत वाहक बल समान होगा। ठीक है, सभी में ई ही लगेगा, धारा अलग अलग होती है। ठीक है, धारा अलग अलग होती है, उस पर बात करेंगे। ठीक, उसके बाद कुल प्रतिरोध निकालेंगे भाई 1/डैश, क्योंकि 1/r वाला है तो इसमें समांतर क्रम का लगाएंगे तो n/r और उसके बाद r डैश बराबर r/n निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर यहां लिखेंगे क्या, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा r/n प्लस में कैपिटल R, ये आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, भाई जैसा उसमें लिखा था वैसे इसमें प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या था, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें, बस इसमें जो चीजें बदल गई उनका मान रखना है आपको। फिर यहाँ क्या करना है, कुल विद्युत वाहक बल I बराबर, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है, कुल प्रतिरोध आपका ये लिखा हुआ है, क्या है, R/n प्लस में कैपिटल R। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगी आपकी धारा यहाँ से।
इसमें भी दो केस बनाएंगे, एक बार n/r का मान ग्रेटर देन रहेगा, एक बार स्मॉलर देन रहता है। ठीक है, तो इसमें आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसका डायग्राम को रफ करते हैं, इसकी केस लिखते हैं आपको। ठीक है, हो गया होगा, चलिए हो गया होगा। अब आइए केस पे बात करते हैं। इसके दो केसेस बनते हैं इसमें। चलिए केस नंबर फर्स्ट डालेंगे आप यहाँ, केस नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होगा, n/r इज लेस देन r से, तो n/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या बनेगा, i बराबर e/r, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसका मान 0 रख देंगे तो अपॉन में r बचेगा, बस यही मान रख देंगे इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, केस नंबर 2 बनाएंगे आप। केस नंबर 2, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है आपका r इज लेस देन n/r, तो ये क्या हो जाएगा आपका, r का मान यहाँ पर 0 हो जाता है, कैपिटल R का मान। तो आपका ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पे क्या, i इज इक्वल टू e अपॉन में r/n। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू n/e अपॉन में r। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हाँ, ये लिख सकते हैं इसमें, ये आपका कैसा रहेगा, लाभदायक होता है। इसमें आपका क्या होता है, ऊर्जा का लाभ होता है और इसमें हानि होती है। ठीक है, बस कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, एक बार फिर से ले लीजिए, इसमें जो केस बने हुए हैं वो भी कर लीजिए। चलिए ये कंप्लीट हुआ, आइए इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए देखेंगे अगला एक पंक्ति में, जिसमें क्या होता है, इसमें आपके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के दोनों क्रम होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम के भी बहुत सारे वही n संख्याएं लगी होंगी और समांतर क्रम की भी बहुत सारी संख्याएं लगी होंगी। दोनों मिश्रित क्रम है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक साथ में दिए गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लैंग्वेज आपकी वही है, बार बार नहीं लिखेंगे इसको। ये आपके प्रतिरोध लगा हुआ, विद्युत वाहक बल आपका जो ई बह रहा है, ठीक है, वो देखेंगे इसमें। देखिए ये क्या है, इनको मान लेंगे पंक्ति। ठीक है, इनको क्या मान लेंगे, एक पंक्ति मान लेंगे, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये। ऐसे ये पंक्तियां जो हैं वो लगभग आपकी मान लेते m पंक्तियां हैं। ठीक है, m पंक्तियां हैं, और इनमें ये जो आंतरिक प्रतिरोध जो लगे हुए हैं, ये इनमें पहले से n संख्याएं थी इनकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक पंक्ति के लिए निकालेंगे, उसी प्रकार से सारी पंक्तियों के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, जितनी भी पंक्तियां, अब बोला कैसे, m पंक्तियां, m टर्म से लिखे m बार, तो m पंक्तियां हो जाएंगी इसकी। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे क्या, एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। यहां लिख लेंगे, एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर लिख लेंगे यहाँ पर। देखो तो एक पंक्ति में जो वहां पे निकाला था आपने श्रेणी क्रम में, वही निकलेगा NE। ठीक है, एक पंक्ति के लिए, इसके लिए। ठीक है, एक पंक्ति के लिए ये हो जाएगा आपका। अब लिखेंगे क्या, पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोध, एक ही पंक्ति में, इसी पंक्ति के लिए निकालेंगे। ठीक है, और उसी पंक्ति में लिखेंगे क्या, पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोध, पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। देखिए जो अब वहां पे निकाला था बिल्कुल सेम वही निकलेगा, क्या, NR हो जाएगा आपका, n/r जो वहां निकाला था आप। ठीक है, पंक्ति के लिए निकाले, जो श्रेणी क्रम के लिए था बिल्कुल सेम, सब कुछ वही है, कुछ भी अलग से नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब लिखेंगे अतः इसमें m आपकी, अतः इसमें m पंक्तियां दी गई हैं। ठीक है, एक पंक्ति जो है इसमें पंक्तियों की संख्या m है। तो यहां लिखेंगे क्या, अतः इसमें m पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं, इसलिए इसमें क्या है, m पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियों की संख्या 1 2 3 ऐसा करके जो दी गई सारी की सारी, ठीक है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी बता रहा है, m पंक्तियां हम मान लेंगे इसमें। तब कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जब m पंक्तियां मान लेंगे तब कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो m पंक्तियां, ये पंक्ति तो एक दी गई है, एक पंक्ति के लिए आंतरिक प्रतिरोध ये निकल आया। अब सभी पंक्तियों के लिए आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए ऐसे लिख लो, सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध, सभी पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे इसमें क्या,
यहाँ लिखेंगे आप क्या, यहाँ लिखेंगे इसका मान आंतरिक प्रतिरोध, क्या लिखेंगे आर डैश बराबर, क्या लिख लेंगे आर डैश बराबर आर प्लस 1/r डॉट 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 एम टर्म्स, ठीक है ये लिख लें, क्योंकि ये समांतर क्रम है इसलिए 1/1 वाला लगा है, ये श्रेणी क्रम में थे तो सीधा सीधा निकाल लिया था, ये समांतर क्रम में सभी का है तो ये निकालेंगे इसमें। चाहो तो आप एक काम कर लो, यहाँ एन आर एन आर एन आर एन आर लिखते रहे, ठीक है, तो ये निकल आएगा आपका यहाँ से एन आर एन आर एन आर, ये लिखते रहेंगे इसका, ठीक है। तो अब आप यहाँ से जब निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा 1/r डैश इज इक्वल टू m अपॉन एन आर, ये निकलेगा 1m अपॉन एन आर। अब r डैश बराबर, अब आप जब यहाँ से निकालेंगे r डैश बराबर क्या हो जाएगा m अपॉन सॉरी एन आर अपॉन में m, ये निकल करके आ जाएगा। जो सारी पंक्तियां दी गई हैं सभी के लिए, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, इसके बाद ये, ऐसे डॉट 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 करके लिखा, इसका मतलब m पंक्तियां, तो m पंक्तियों के लिए आपका जो है आंतरिक प्रतिरोध निकल करके आएगा एन आर अपॉन में m, एन आर अपॉन में m। तो अब आप लिख सकते हैं इसमें क्या परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका क्या कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू एन आर अपॉन में एम, इसमें कैपिटल आर, ये जो बाहर बाह्य वाला प्रतिरोध जो लगा हुआ है इसको और जोड़ देंगे, बस हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध, ठीक। अब जब आपको कुल प्रतिरोध भी पता लग गया, ठीक है, पंक्तियों का जैसे कुल प्रतिरोध पता लग गया, अब इसमें कुल विद्युत वाहक बल आपको पता है, पहले ही से NE दिया गया पंक्ति के लिए, NE कुल विद्युत वाहक बल, तो आप क्या करेंगे अब यहाँ लगा दें आप क्या परिपथ में धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा लिखेंगे आप यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल आपका कितना है NE है, कुल विद्युत वाहक बल कितना है NE है, कुल प्रतिरोध कितना है आपका ये लिखा हुआ NR अपॉन M प्लस में R, तो बस यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा NR अपॉन M प्लस में कैपिटल R, ठीक है ये हो गया। चलिए कर लीजिए आप इसको पूरा कर लें। अब थोड़ा सा ये करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करके इसको थोड़ा सॉल्व करके और लिख सकते हैं आप इसमें, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपका थोड़ा सा ये डायग्राम को रफ करते हैं। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आइए डायग्राम को रफ करते हैं, ये जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, इस m का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो I बराबर एन ई अपॉन में एन आर प्लस एम आर अपॉन में एन, तो एम पहुंच जाएगा ऊपर, तो आई बराबर एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस एम आर, बस यही लिख लीजिए, बस आपका ये हो जाएगा। मिश्रित क्रम के लिए आपका संयोजन जब होगा तो आपको फार्मूला ये लगाना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार फिर से, हाँ जी हो गया। चलिए तो हम आशा करते हैं आपसे आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, आंतरिक प्रतिरोधों का कैसे निकालना है, कब क्या कौन सी स्टेप लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, वीडियो को साथ साथ देखने के साथ साथ आप इसको नोट भी करते रहें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको आपके समस्या का समाधान करने का आप प्रयत्न करूंगा और आप किसी न किसी तरीके से समस्या का समाधान पहुंचेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं पर आज वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।